एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मुग़ल लैंड रेवेन्यू सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकाल में राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था, सबसे बड़ा स्रोत था, वो लैंड रेवेन्यू था, अर्थात लगान था। लेकिन इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम का सबसे पहले जो पुनर्गठन करने का श्रेय है वो अकबर को जाता है। अकबर के पहले के जो शासक हैं, उन्होंने जो पूर्व में चली आ रही जो भू राजस्व व्यवस्था है उसको जारी रखा। जैसे यदि हम मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की हम बात करें तो बाबर ने संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया और हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जब शेरशाह है जो शासक बनता है, शेरशाह ने एक प्रकार से किसानों के हितों को ध्यान में रख कर के है वो भू राजस्व व्यवस्था का गठन किया और उसने भू राजस्व व्यवस्था के अंदर जो सुधार किए, उसके अंतर्गत उसने भू राजस्व व्यवस्था की जो रेतवाड़ी प्रथा है उसको लागू की। इससे पहले जमींदारी प्रथा थी। रेतवाड़ी प्रथा के अंदर किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया जाता था लैंड रेवेन्यू के लिए। शेरशाह ने भूमि का निर्धारण के लिए भी है वो पैमाइश की पद्धति को पुनः लागू किया, अर्थात भू राजस्व निर्धारण के लिए पहले भूमि की नाप की जाती थी। शेरशाह के समय का जो प्रमुख इतिहासकार अब्बास का सारवानी है वो लिखता है कि शेरशाह ने पैमाइश की जो पद्धति है उसको सख्ती से है वो अपने साम्राज्य में लागू किया। लेकिन मुल्तान एक अपवाद था जहाँ शेरशाह ने पैमाइश की पद्धति को लागू नहीं किया और वहाँ गल्लाबख्शी पद्धति को कोई जारी रखा, क्योंकि मुल्तान में है वो एक प्रकार से शेरशाह है वो राजपूतों को है वो नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ज़मींदारी प्रथा को लागू किया। लेकिन उसने ज़मींदारी प्रथा को लागू किया, लेकिन शेष साम्राज्य में उसने एक जो रेतवाड़ी प्रथा उसी को लागू किया। इसके अलावा शेरशाह ने क्या है कि जो विभिन्न फसलें होती थी उनकी भूमिकर की दरें हैं वो स्थायी रूप से निर्धारित कर दी और उसकी एक सूची तैयार की जिसको अबुल फजल है वो रे कहता है। और शेरशाह ने जो कृषि योग्य भूमि है उसको 3 भागों में विभाजित किया, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि, और इन तीनों को जोड़ करके उसका औसत निकाल करके उसका 1/3 भाग है वो भूमिकर के रूप में है वो निर्धारित किया। शेरशाह के समय में जो भूमिकर की जो दर है वो कुल उपज का 1/3 भाग है वो निर्धारित था, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन शेरशाह ने किसानों को ये सुविधा प्रदान की कि वो भूमिकर है या तो नगद में दे सकते हैं या अनाज, दोनों के रूप में है वो दे सकते हैं। लेकिन जो अब्बास का सरवानी कहता है कि शेरशाह के समय में किसानों से है वो इस भूमिकर के अलावा 2 कर और वसूल किए जाते थे, जिसको जरीबाना और महाशिलाना है वो कहा जाता था। जरीबाना वो भूमि की पैमाइश के एवज के अंदर वो किसानों से लिया जाता था, जबकि महाशिलाना है वो जो भूमिकर जो संग्रह किया जाता था अधिकारियों को, उनको देने के लिए जो फीस के रूप में है वो महाशिलाना नामक कर लिया जाता था। तो इस तरह से ये दोनों कर है जो जरीबाना और महाशिलाना है वो भूमिकर का 2.5% है से जो 3% तक है वो किसानों से वसूल किया जाता था। तो ये शेरशाह ने जरीबाना और महाशिलाना नामक 2 कर है वो और इंट्रोड्यूस किए। इसके अलावा शेरशाह का एक महत्वपूर्ण कार्य ये था कि उसने किसानों को पट्टे दिए भूमि के, और किसानों की जितनी भी भूमि थी उसको उस पट्टे में ये सब उल्लेखित होता था कि उनके पास है वो कितनी भूमि है और किस दर से है वो सरकार को लगान देना है, और ये सब बातें वो पट्टे के अंदर वो लिखी हुई होती थी। और इसके अलावा शेरशाह ने है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए है वो राजस्व अधिकारियों को है ये आदेश दिया कि वो किसानों से किसी प्रकार की भेंट और नजराना वो वसूल न करें और निश्चित दर से ज़्यादा है वो भूमि कर वो वसूल नहीं करें, और यदि कोई राजस्व अधिकारी है वो निश्चित दर से अधिक वसूल करता था तो उसे कड़ा दंड दिया जाता था। तो अब्बास का सिरवानी ये लिखता है कि यदि कोई सेना है वो भूमि को ख़राब कर देती थी तो ऐसी स्थिति में किसानों को मुआवजा दिया जाता था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो शेरशाह ने जो राजस्व व्यवस्था है वो लागू की, वो किसानों के हितों में ध्यान में रख करके लागू की। लेकिन इस्लाम के समय के अंदर है, शेरशाह के उत्तराधिकारियों के समय के अंदर है, ये जो शेरशाह द्वारा स्थापित जो एक सुव्यवस्थित जो लगान की व्यवस्था थी वो एक तरह से समाप्त हो जाती है। और जब जो हुमायूं
वापस है वो जब शासक बनता है 1555 में, तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो वापस है वो जागीरदारी प्रथा है उसको लागू कर देता है। लेकिन जब अकबर शासक बनता है, तो अकबर जब शासक बना तो उसने क्या किया कि जो भूराजस्व व्यवस्था को उसने नए सिरे से उसका पुनर्गठन किया। और अकबर ने क्या है कि भूराजस्व व्यवस्था को लागू करने के लिए उसने उससे पहले है उसने अध्ययन किया और पहले कुछ प्रयोग किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद में है वो स्थायी रूप से वो भूराजस्व व्यवस्था को है वो उसने लागू किया, जिसको देसाला प्रथा वो कहा जाता है। तो सबसे पहले है वो अकबर ने क्या किया कि 1560 में अब्दुल मजीद आसफ खां है उसको दीवान के पद पर नियुक्त किया, और उसको ये कार्य सौंपा कि वो परगनों की जमा को वो बढ़ा चढ़ा करके लिख दे, मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण लिख दे। इसका उद्देश्य ये था कि मुग़ल साम्राज्य में उस समय है वो भूमि है वो बहुत कम थी, और ऐसी स्थिति में और दूसरी तरफ है वो मुग़ल सरदारों की संख्या अधिक थी। तो ऐसी स्थिति में हर जो जागीरदार था, जो सरदार था, वो ज़्यादा जागीर प्राप्त करना चाहता था। इसलिए सभी जागीरदारों को संतुष्ट करने के लिए वो अकबर ने ये प्रयोग किया कि अब्दुल मजीद आसफ खां है उसको ये आदेश दिया कि जो सभी जागीरदार हैं उनकी जो इनकी जो उनको जो भूमि दी गई है उनकी आयु को बढ़ा चढ़ा कर लिख दे, जिससे कि जागीरदार है वो संतुष्ट हो जाए। तो सबसे पहला प्रयोग है वो जो अकबर ने है वो जो परगनों की जमा को बढ़ा चढ़ा कर लिखने का जो कार्य है वो अब्दुल मजीद आसफ खां के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में 1563 में क्या कहना चाहिए, अकबर ने है वो इतामत खां है उसको है वो नियुक्त किया, और उसने उनको ये कहा कि आप है वो जागीर भूमि और जो खालसा भूमि है उसका क्षेत्र निर्धारित कर दें। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि, और जागीर भूमि जो कि जागीरदारों को दी गई है उसका डिमार्केशन कर दिया जाए, उसकी हदबंदी कर दी जाए। तो उन्होंने हदबंदी कर दी कि ये भूमि है वो जो जागीर भूमि है और ये भूमि है खालसा भूमि है। तो खालसा भूमि और जागीर भूमि को उसने उसका डिमार्केशन है, उसके सीमाओं का निर्धारण है वो कर दिया इतामत खान ने। इसके पश्चात अकबर ने 1564 में मुजफ्फर खां को है वो दीवान के पद पर नियुक्त किया, और टोडरमल है उसको उसका सहायक बनाया, और मुजफ्फर खां को ये आदेश दिया कि वो परगनों की जमा को नए सिरे से निर्धारण करे, क्योंकि जो परगनों की जो जमा थी जो निर्धारित की गई थी, जो पहले जो अब्दुल मजीद आसफ खान ने जो परगनों की जमा निर्धारित की थी वो बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थी और वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो जागीरदारों को संतोष की अपेक्षा है वो असंतोष है वो पैदा हो गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या कि मुजफ्फर खान ने क्या है कि जो कानूनगो की जो दरें हैं लगभग तीन साल का उसने प्रयास किया, और 3 साल के प्रयास के पश्चात है 1567 के अंदर है वो 3 साल के अध्ययन के बाद है मुजफ्फर खान है उसने क्या है कि जमा को नई सिरे से निर्धारित किया, और काफ़ी हद तक वो जमा और हासिल है वो में बहुत बड़ा अंतर है वो समाप्त हो गया। तो जमा का मतलब वास्तविक आय और हासिल जो जमा का मतलब अनुमानित आय, और हासिल का मतलब है वो वास्तविक आय। तो जमा और हासिल है उसके अंदर जो पहले बहुत ज़्यादा अंतर हो गया था, क्योंकि अब्दुल मजीद आसफ खान ने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया था, उसको मुजफ्फर खान ने है उसको समाप्त कर दिया। इसके पश्चात मुजफ्फर खान ने क्या किया कि जो जमा की जो दरें निर्धारित की गई थी वो जो कानूनगो था उस कानूनगो के जो रिकॉर्ड्स है कानूनों ने जो रिकॉर्ड भेजा था उसके आधार पर है वो जमा है उसको निर्धारित की थी। इसलिए मुजफ्फर खान ने जो परगनों की जमा निर्धारित की थी उसको कानूनगो दरें कहते हैं। तो कानूनगो दरें क्या है कि मुजफ्फर खान ने जो परगनों की जो एक तरह से जमा है उसको नए सिरे से निर्धारित किया, और कानूनगो द्वारा भेजे गई सूचना के आधार पर है वो उसने निर्धारित की, इसलिए इसको कानूनगो दरें भी है वो कहते हैं। इसके पश्चात अकबर ने है वो चौथा प्रयोग ये किया कि अकबर ने है वो 1575 के अंदर है एक करोड़ी प्रथा लागू की, और करोड़ी प्रथा का अर्थ ये था कि 1575 में अकबर ने सभी जो जागीरें हैं जागीरों को रद्द कर दिया, जो भी जितने भी जागीरदारों को जागीर दी थी वो रद्द कर दी, और सारी जागीर को खालसा भूमि में बदल लिया था, सरकारी भूमि में मिला लिया। अब जागीर प्रथा उसने समाप्त कर दी, और समस्त जो खालसा भूमि है उसको उन्होंने अकबर ने है वो 182 डिवीज़न में बांट दिया, और एक डिवीज़न के अंतर्गत 1 करोड़ दाम या 2.5 लाख रुपए की जो आय है उसका भूराजस्व रखा गया, और प्रत्येक डिवीज़न में एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया जिस अधिकारी को करोड़ी कहा गया। और करोड़ी का मुख्य काम ये दायित्व उसने करोड़ी को ये दायित्व सौंपा कि वो अपने डिवीज़न के अंदर जो कृषि हुई वो भूमि है उसमें जो कितना भूराजस्व प्राप्त हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखे, और उसमें कितना उत्पादन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखे, और अपने डिवीज़न के अंदर वो किसानों के झगड़ों को वो समझाए।
का समाधान करे। तो इस प्रकार से अकबर ने करोड़ी प्रथा लागू की। करोड़ी प्रथा के अंतर्गत उसने अपने समस्त साम्राज्य की जो भूमि है, जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया और खालसा भूमि को 182 है वो भागों में बांट दिया और एक भाग की जो कीमत है वो 1 करोड़ रखी। इसलिए इसको करोड़ी प्रथा कहा जाता है और इसके अधिकारी का नाम है करोड़ी कहा गया। और उसको ये राइट दिया गया कि वो कृषि जो उसके डिवीजन में जो भी कृषि वही भूमि है उसमें कितना राजस्व भूराजस्व प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करे और वो उसका कितना उसमें कितना उत्पादन हो रहा है और उस डिवीजन में किसानों के जो 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 झगड़े हैं उसका समाधान करें। तो इसको करोड़ी प्रथा है वो कहा जाता है। इसके पश्चात अकबर ने जो भूराजस्व व्यवस्था के अंदर जो अंतिम प्रयोग है वो जिसको देसाला प्रथा कहा जाता है या जिसको आईने देसाला कहा जाता है, इस प्रथा को लागू किया। आईने देसाला है उसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत है वो अकबर ने 1580 को लागू किया जो अकबर का भूराजस्व के क्षेत्र में अंतिम प्रयोग था। और इसके अंतर्गत है वो अकबर ने वो पिछले 10 वर्षों की अर्थात 1571 से लेकर के 1580 तक की जो भूमिकर की दरें हैं उसको मालूम की गई और उन्हें जोड़कर उसका औसत निकाल करके भविष्य में भूमिकर के रूप में लागू कर दिया गया। मतलब पिछले 10 सालों का जो भूराजस्व की जो दर क्या है, कितना भूराजस्व प्राप्त हो रहा है 1571 से 1580 तक का, उसको पता कर लिया गया और फिर उसको जोड़ करके उसका औसत निकाल दिया गया और वही औसत है वो परमानेंट है वो लागू कर दिया गया। तो भूमिकर की ये दरें अकबर के शासनकाल के अंत तक चलती रही और चूँकि ये दसाला प्रथा है वो टोडरमल ने लागू की थी इसलिए इसको टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता है। तो इस प्रकार से अकबर ने है वो दसाला प्रथा के अंदर है भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत है विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने अंत के अंदर 1580 के अंदर है जो भूराजस्व की जो एक नई व्यवस्था जो लागू की 1580 में, जिसको आईने देसाला या जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, उसको 1580 के अंदर वो लागू किया। तो इस प्रकार हम भूराजस्व व्यवस्था के बारे के अंदर है वो आगे दूसरे पार्ट के अंदर है वो हम जो भूमि का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया और भूराजस्व व्यवस्था में और क्या क्या प्रयोग किया उसके बारे में हम नेक्स्ट व्याख्यान में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।